हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नीति में। तो आज हम लोग भूगोल का चौथा क्लास लेकर आए हैं और वो लगभग जो उत्तर का पर्वतीय भाग था वो हम लोग पढ़ा दिए हैं। और आज उसका उत्तर का मैदानी भाग चालू किए हैं। उत्तर के उत्तर भारत का मैदानी भाग चालू किए हैं। और मैदानी भाग में अभी ये बहुत बड़ा है, लगभग 2 से 3 दिन में भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का वीडियो 10 या 15 मिनट तक ही रहता है। तो देखते हैं आगे। उत्तर भारत के मैदानी भाग का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो यह मैदान सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के 3 नदियों से बना है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। और यह मैदान पूरब से पश्चिम की लंबाई इसका लगभग 3200 किलोमीटर है। उत्तर के मैदान की लंबाई 3200 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 150 से 300 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में उत्तरी भारत के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। जो उत्तरी भारत का मैदान है वो मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें आ जाएगा तराई तराई और भाभर और एगो जलोढ़, तीन। सबसे पहला आएगा उसमें भाभर। सबसे पहला कौन आएगा? भाभर। भाभर सबसे पहला उसमें आएगा भाभर। भाभर की लंबाई और चौड़ाई यहाँ देखेंगे 8 से 10 किलोमीटर तक ये फैला है। भाभर 8 से 10 किलोमीटर तक फैला है और ये पतली पट्टी के जैसा होता है। जो हिमालय के निचला है शिवालिक। शिवालिक के समानांतर ही फैला है। शिवालिक कैसे है? तो इसके समानांतर ही फैला है। शिवालिक के समानांतर ही फैला है। और हिमालय से भाबर में खासियत यही है कि हिमालय से जो भी नदियां निकलती है इसमें लुप्त हो जाती है। अगर सवाल पूछ देगा कि नदियां कहाँ पर लुप्त हो जाती है तो भाभर में। ये सवाल भी यही सवाल है, छोटा मोटा सवाल नहीं है। नदियां कहाँ पर लुप्त हो जाती है तो भाभर। भाभर में क्यों लुप्त हो जाती है? क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा बड़ा चट्टान और चिकना चिकना चट्टान होता है, इसी कारण से वहां पर नदियां लुप्त हो जाती है। भाबर के निचला क्षेत्र को कहते हैं तराई। तराई यह भाबर के ठीक दक्षिण में होता है, नीचे यानी कि नीचे दक्षिण में होता है तराई। यह 10 से 20 किलोमीटर तक फैला होता है। जो तराई है 10 से 20 किलोमीटर तक फैला होता है। जो नदियां भाबर में लुप्त हो ही रहती है तराई में वो दिखने लगती है। तराई में वो नदियां क्या होती है? दिखने लगती है। यानी कि भाबर में लुप्त नदियां बाहर निकल जाती है। इसमें तराई में क्या होती है? नदी बाहर निकल जाती है। और इसी क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति और जीवों का आवास मिलता है अधिक से अधिक। किस क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति और जीवों का आवास मिलता है। उसके बाद तीसरा आता है जलोढ़। जलोढ़ तराई के दक्षिण में स्थित है जलोढ़। जलोढ़ दो प्रकार का होता है, एगो नया एगो पुराना। जो पुराने जलोढ़ मिट्टी होते हैं उसे कहते हैं बांगर और नए को कहते हैं खादर। तो ये होता है 3 भागों में बांटा गया है। हम लोग का जो मैदानी भाग है वो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो भाबर, तराई, जलोढ़, 3 गो। अब दिया है आगे कि अरावली की पहाड़ी। अरावली अरावली की पहाड़ी पुरानी है, सबसे पुरानी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी होती है। जो अरावली की पहाड़ी है वो पुरानी प्री कैम्ब्रियन काल के चट्टानों से बनी है। इसका विस्तार, पहले इसका लंबाई दिया है इसमें 692 किलोमीटर। अरावली की लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। और इसका विस्तार पूछेगा तो दिल्ली से शुरू होता है और पालनपुर तक जाता है। दिल्ली से शुरू होकर पालनपुर तक जाता है। इसका न्यूनतम विस्तार और अधिकतम विस्तार पूछ देगा कहाँ है, तो इसका न्यूनतम विस्तार अजमेर में है और अधिकतम विस्तार उदयपुर में। अधिकतम विस्तार कहेगा तो उदयपुर में है, न्यूनतम अजमेर में। अरावली अरावली की सबसे ऊंची चोटी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अरावली अरावली से दो नदी निकलती है।
अरावली के अगर हम अरावली के ये अरावली के पश्चिम में जाएंगे तो लूनी नदी, पूरब में जाएंगे तो बनास नदी, दो नदी निकलती है। पश्चिम में कहेगा तो लूनी और पूरब में कहेगा तो बनास नदी निकलते हैं। दो नदी ऐसे निकलती है। अब यहाँ पर दिया है कि नोट में वैसा नदी जो जमीन पर ही लिप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो द रिवर ऑफ इफेमेरल, द रिवर ऑफ इफेमेरल कहते हैं। जैसे में ये लूनी नदी है, लूनी नदी क्या होता है? ये जमीन में लुप्त हो जाती है। तो इस नदी को हम लोग क्या कह सकते हैं? द रिवर ऑफ इफेमेरल कह सकते हैं लूनी नदी को। दूसरा दिया है कि मालवा का पठार, मालवा का पठार। यह मालवा का पठार कहाँ का है देख लेंगे। तो सबसे पहले तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दो राज्य में, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में यह फैला है। और यह ज्वालामुखी चट्टानों से बना होता है। जो मालवा का पठार है किस चट्टान से बना है? ज्वालामुखी, मतलब ये ज्वालामुखी चट्टान से बना है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिंगार, सिंगार की ऊंचाई 881 मीटर। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिंगार है, सिंगार, सिंगार। मालवा के पठार, मालवा के पठार से कुछ नदियां निकलती है, जैसे में चंबल, बेतवा, छिपरा, काली सिंध, पार्वती और माही नदी। ये माही नदी है। चंबल, बेतवा, काली सिंध, पार्वती, छिपरा और माही नदी। ये नदियां कहाँ से निकलती है? तो मालवा के पठार से निकलती है। मालवा के पठार को दो भागों में, मालवा के पठार को दो भागों में कौन बांटता है? कर्क रेखा। मालवा के पठार के दो भागों में कौन बांटता है? कर्क रेखा बांटता है। मालवा के पठार को दो भागों में कौन बांटता है? कर्क रेखा। अगला दिया है विंध्याचल का पठार। विंध्याचल का पठार कहाँ कहाँ विस्तार है इसका देख लेंगे। तो झारखंड में, उत्तर प्रदेश में और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। झारखंड, यूपी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में फैला है। मालवा का विंध्याचल, विंध्याचल का जो पठार है ये भारत को दो भागों में बांटता है, एगो उत्तरी भारत, एगो दक्षिणी भारत। जिससे कर्क रेखा भारत के दो भागों में बांटता है, वैसे ही मालवा का पठार है दो, सॉरी सॉरी, विंध्याचल का पठार दो भागों में बांटता है, एगो उत्तरी एगो दक्षिणी। अगला दिया है मैकाल का पठार। मैकाल, मैकाल का पठार सबसे पहले तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल का पठार की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक से तीन नदी निकलती है। जो उत्तर की ओर निकलता है वो सोन नदी है, और दक्षिण की ओर निकलता है वो महानदी, महानदी, माही नहीं है, महानदी है। और पश्चिम की ओर निकलती है वो नर्मदा नदी है। तीन नदी, उत्तर की ओर सोन नदी, दक्षिण की ओर महानदी, पश्चिम की ओर नर्मदा नदी। तो आज तक इतना ही लिखा गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और पार्ट 2 और पार्ट 3, लगभग पार्ट 4 में खत्म हो जाएगा। पर्वतीय भारत का मैदानी भाग, उत्तर के मैदानी भाग खत्म हो जाएगा। तो हमारे चैनल का नाम है एग्जाम नीति। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है।